काउंसिल क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। हम लोग 69,000 शिक्षक भर्ती की चर्चा कर रहे हैं। चर्चा करने का प्रमुख उद्देश्य ये है कि 69,000 की जो भर्ती है, सन 2018 से जब से इसका विज्ञापन आया है तब से ये कई बार कोर्ट में जाती है, फंसती है और जा करके सुप्रीम कोर्ट में फाइनल होकर के निकल करके ये आती है। लेकिन जैसे कोई मामला सुप्रीम कोर्ट से निस्तारित होकर के वापस आता है, जो चयनित हैं वो राहत की सांस लेते हैं। इसके बाद फिर से कोई मामला शुरू होता है, सिंगल बेंच से डबल बेंच होते हुए फिर जाकर के सुप्रीम कोर्ट में अटक जाता है। उससे जो जुड़े हुए पक्ष हैं, जिनका चयन नहीं हुआ है, जो थोड़े बहुत अंक से रह गए हैं, या जिनका ये आरोप है कि कुछ पदों पे धांधली हुई है, घोटाला हुआ है, या जिनका आरोप है कुछ विशिष्ट आरक्षण को शामिल किया जाना था, या कुछ ऐसे अन्य हैं जो क्वेश्चन विवाद और तमाम तरीके के प्रकरण हैं, वो सब एक टकटकी लगा करके देखते रहते हैं। तो इन सब के प्रकरण में और सबसे प्रमुख मुद्दा जो डिवीजन बेंच ने दिया है फैसला, उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट ने रिविजिट करने का फैसला आरक्षण वाले मामले पे, जिसकी सुनवाई 23 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट में होनी है। हम लोग उसके बारे में काफ़ी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे जिन पे पहले नज़र नहीं जाती है, जब डिवीजन बेंच का फाइनल फैसला आ जाता है, जब सूची को जो भी फैसला आता है उसका अनुपालन सरकार करती है या नहीं करती है, या उसको चैलेंज करने की आवश्यकता उच्चतम न्यायालय में हो जाती है, तब लोगों का ध्यान आता है कि ये कमी यहाँ रह गई, इसको ऐसे टैकल कर लिया जाता तो ऐसे हो जाता। निश्चित तौर पे आप थोड़ा बहुत जान गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ एक नए मामले की। हालांकि मामला ये काफ़ी पुराना है, लेकिन जब वो मामला परवान चढ़ता है तब सभी लोगों की नज़र में आता है। हाँ, वो मामला EWS का है, जिसके बारे में हाई कोर्ट सिंगल बेंच होते हुए डबल बेंच में मामला चल रहा है। अब वो डबल बेंच में उसकी सुनवाई होनी है। अब डबल बेंच में सुनवाई हो करके पक्ष में आता है, तब पक्ष में नहीं आता है, दो पक्ष रहेंगे उसमें, फिर वो मामला सुप्रीम कोर्ट में जा करके ही अटकेगा। क्योंकि जैसे ये जो रिविजिट वाला फैसला है आरक्षित वर्ग का, हो सकता है जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए वो बहुत चौंकाने वाला ना हो, सूची बिल्कुल ना बदले। हो सकता है जो भी उसके आरक्षित वर्ग हैं जिनको लाभ मिलना है, उनके लिए कोई समायोजन की प्रक्रिया हो जाए। कहने का मतलब ये है कि बहुत बड़ा कोई सिस्टम इधर का उधर ना हो। लेकिन जो फैसला आएगा, इन दरमियान जितनी समस्याएं लोगों को झेलनी पड़ रही है, चाहे सरकार को झेलनी पड़ रही हो, चाहे अभ्यर्थियों को झेलनी पड़ रही हो, अब गलती किसकी है किसकी नहीं है, लेकिन एक ऊहापोह की स्थिति, मानसिक तनाव की स्थिति हर पक्ष को हो जाती है। तो इस स्थिति से निपटने के लिए, या फिर वो स्थिति ना आए, उन पे चर्चा करने के लिए हम लोग थोड़ी सा एक्सरसाइज आज करेंगे EWS मामले पे, कि क्या मामला है उसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। इस पे चर्चा करने का सिर्फ एकमात्र मेरा उद्देश्य इतना है कि जो भी इसके पक्ष विपक्ष हैं वो थोड़ा सा समझ लें, या फिर जो चयनित पक्ष है उनका भी थोड़ा सा ध्यान इस पर चला जाए कि कैसे क्या मामला करना है। इसका उदाहरण मैं थोड़ा सा देना चाहूँगा। जो भी रिविजिट वाला फैसला आया है आरक्षण के मामले को लेकर के, वो फैसला सही है गलत है, इसकी चर्चा परिचर्चा न्यायालय में हुई, अब उच्चतम न्यायालय में उसकी होगी। हालांकि कई पक्ष उस पर चर्चा कर रहे हैं, चूंकि मामला जब न्यायालय में लंबित है, अब उच्चतम न्यायालय का जो भी फैसला होगा वही माना जाएगा कि वही सही है। वो फैसला चाहे जिसके पक्ष में जाए, या कोई ऐसा न्यूट्रल फैसला आ जाए जिससे लगभग सभी पक्ष लाभान्वित हो जाएं। चूंकि उच्चतम न्यायालय है, उसके पास सारे सर्वाधिकार हैं, वह चाहे तो सबको जो है संतुलित करने का प्रयास कर दे। जैसे 72,000 की एक भर्ती आई थी सन 2011 में, जो TET के मार्क्स पे जिसका अंतिम चयन हुआ था, उसमें कुछ याची थे, लगभग 800 प्लस याची थे, जिनका अंक बहुत कम था, केवल वो पास हुए थे कट ऑफ से। वो याची बनकर के सुप्रीम कोर्ट गए थे, वहां से उनको सीधे लाभ दे दिया गया था कि जा करके वो अपने पद पर ज्वाइन कर लें। 10 से 15 अंकों का कट ऑफ से उनका अंतर था। कट ऑफ कास है, जो जिले के कट ऑफ थे अंतिम चयन के, वहां से वो 10 से 15 अंक दूर थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको आदेशित कर दिया, तो वो अपने पदों पर जाकर के जिलों में वो नौकरी कर रहे हैं। कहने का आशय ये है कि वहां का जो फैसला आएगा वो सबके लिए भी हो सकता है, किसी एक पक्ष के लिए भी हो सकता है। आते हैं हम लोग मूल मुद्दे पर। जो ये
आरक्षण का मामला चला है, सिंगल बेंच पे जब तक चल रहा था तब तक जो चयनित पक्ष हैं, जो 67,000 वाली सूची में शामिल हैं, जो 69,000 वाली सूची में शामिल हैं, उनका ध्यान बिल्कुल वहां पर नहीं गया। कहने का आशय ये नहीं है कि इनका ध्यान जाता तो ये जो फैसला वहां पर आया है आरक्षितों के पक्ष में, उसको एकदम ये क्वैश करा देते, खारिज करा देते, उनका जो भी फैसला आया है वो उनके पक्ष में ना आने पाता, ऐसा नहीं है। बल्कि ये उनके पक्ष में फैसला आता, लेकिन ये अपने आप को सुरक्षित कर ले जाते। जो ऊहापोह की स्थिति हो जाती है, बार बार ये फंस जाते हैं, 4-4 साल इनकी नौकरी हो जाती है, उसके बाद भी मझधार में इनकी नैया फंसती रहती है। तो वहां अगर सिंगल बेंच में आरक्षण वाले मुद्दे पे सशक्त पैरवी हो जाती इनकी सरकार की, तो एक बीच का रास्ता वहीं पर निकल आता। कम से कम एक ऐसा फैसला होता कि जो भी चयनित हैं उनको बिना डिस्टर्ब किए हुए सरकार एक रास्ता वहां पर बना देती। एक तो ये होता। अगर थोड़ा सा ध्यान डबल बेंच में भी ये लोग दे लेते, मैं चयनितों की बात कर रहा हूं, चयनितों का मतलब सरकार भी उसमें शामिल हो जाती, वहां पर थोड़ा सा ध्यान दे लेती, तो आरक्षितों का जो हक है, जो दावा है, वो भी सुरक्षित हो जाता। जो चयनित हैं उनको भी बिना डिस्टर्ब किए हुए भी वहां फैसला ऐसा आ सकता था। तो कहने का आशय सिर्फ इतना है कि अगर वहां पे सशक्त पैरवी थोड़ा सा पहले जागरूकता दिखा करके ये लोग करते, तो ये अपनी चयन सूची को वहां पे सुरक्षित करते हुए जिनका भी हक मारा जा रहा है, ऐसा जो भी दावा है उनका, जिनके पक्ष में फैसला भी आया है डबल बेंच का, उनका भी हक ना मारा जाता, उनके पक्ष में भी फैसला आ जाता और इनको डिस्टर्ब ना किया जाता। तो उसी वैसी कोई ऊहापोह की स्थिति फिर ना आ जाए। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ऐसा जरूरी नहीं कि आएगा, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जब तक कमजोर रहता है मामला तब तक ध्यान नहीं जाता, लेकिन अचानक से मामला बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे बीएड और बीटीसी का विवाद था, जब राजस्थान हाई कोर्ट ने वो फैसला दिया, उस समय किसी का ध्यान पूरे देश में नहीं गया, लेकिन वो मामला इतना बढ़ा कि बीएड तो एकदम बाहर ही हो गया, प्लस में जो लोग चयनित थे, जो लोग नौकरी कर रहे थे, जिनका विज्ञापन पहले आ चुका था, उनको भी नौकरी से बाहर कर दिया। वो बात अलग की है, सुप्रीम कोर्ट की कट ऑफ डेट कोई निश्चित हुई, वो सब एक अलग मुद्दा है। सामान्य तौर पे हम लोग समझते हैं कि इतना बड़ा मामला वो नहीं था कि बीएड को इस कदर बाहर किया जाता। नैसर्गिक अगर न्याय की बात की जाती तो इतना दोनों कोर्स में इतना ज़्यादा अंतर नहीं है कि एक के पढ़ाने से इतना नुकसान हो जाएगा, एक के पढ़ाने से इतने मेधावी निकलेंगे। केवल कुछ टेक्निकल इशू थे। चूँकि जो भी न्याय होता है, जो भी सिस्टम बनता है, वो कानून पर जो टेक्निकलिटी है उस पर बनता है, व्यवहार पे वो फैसले नहीं लिए जाते हैं। तो कुल मिला के कहने का सिर्फ मेरा मतलब इतना है कि जब वो मुद्दे छोटे होते हैं तब उतना ध्यान उस पर लोगों का नहीं जाता है। बीएड बीटीसी का मामला इतना बढ़ा कि लाखों लोग उससे निराश हो गए, और वही मामला आरक्षण मामला है। सिंगल बेंच पे कोई खास असर नहीं, डबल बेंच पे पैरवी सुनवाई चल रही थी, चयनितों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, सरकार ने भी उतना ध्यान नहीं दिया, और वहाँ पे जो फैसला आया उसके बाद फिर चयनितों की स्थिति काफ़ी डवाडोल हो गई। चयनित अगर थोड़ा सा पहले से जागरूक हो जाते तो ये अपनी स्थिति बचा लेते, बाकी जिनको न्याय मिलना था उसको कोर्ट न्याय बिल्कुल देती। तो आइए हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर ईडब्ल्यूएस का मामला क्या है। 69,000 शिक्षक भर्ती पे एक और संकट आता हुआ दिख रहा है। क्या ऐसा है? जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर संभावना है तो उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अब थोड़ा सा जान लेते हैं ईडब्ल्यूएस है का। सारे लोग जानते हैं 10% का आरक्षण दिया गया है, जो आरक्षितों का पहले से चल रहा है। जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनके आरक्षण से इतर सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया है। अब इसमें मामला क्या है? जब 69,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आया, उसके कई दावे हैं, मोटा मोटा हम लोग समझ लेते हैं। जब इसका विज्ञापन आया तब आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी, जस्ट उसी के बाद ये मामला आया। अब विज्ञापन की डेट पे हम लोग आगे चर्चा कर लेंगे, इसलिए सरकार ने तत्कालीन तौर पे आरक्षण नहीं दिया। अगर 10% आरक्षण की हम लोग बात करते हैं तो 69,000 का 6900 मतलब 6,900 पदों पे सामान्य के जो भी गरीब हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए था। चूंकि अब आरक्षण का ही मामला पूरे प्रदेश में चल रहा है, 23 सितंबर को जो सुनवाई होनी है वो केवल और केवल आरक्षण के ही मुद्दे पर है। वो बात अलग है कि वहां पे कई मुद्दे उठ रहे हैं, ओवरलैपिंग का, बहुत सारी चीजें
लेकिन जो हक मारा गया है, ऐसा दावा है, वो आरक्षण का ही मूल मुद्दा है। तो अगर उनके मुद्दे की इतनी बात हो रही है कोर्ट में, कोर्ट से बाहर तमाम जगहों पे तमाम नेता उनके मामले को उठा रहे हैं, तो उन्हीं के समकक्ष ये भी आरक्षण है, ये भी समाज के गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, जैसे भाई उनका आरक्षण है, तो ये भी आरक्षित वर्ग हैं, तो इनका भी हक न मारा जाए, ये भी अपना मामला चला रहे हैं। चूंकि अंतिम निर्धारण जो होना है वो न्यायालय के द्वारा होना है, हम लोग केवल चर्चा कर सकते हैं इनके बिंदुओं पर। तो ये तो रहा आरक्षण का मामला। अब ये मामला हुआ क्या, सिंगल बेंच में इनका मामला खारिज हो गया। आरक्षण जो होना था वो सिंगल बेंच में खारिज हो गया। जो इस पक्ष के लोग हैं जो आरक्षण चाहते हैं, उस पक्ष का कहना है कि एटीआरई का जो विज्ञापन है वो 2018 में नहीं आया था। सरकार ने वहां पे ये लगाया है कि चूंकि एटीआरई का विज्ञापन जो है, जो रिक्रूटमेंट एग्जाम है सहायक अध्यापक भर्ती का, उसका विज्ञापन 2018 में आया था। इस वजह से सरकार ने जो भी पक्ष था, जो लोग वादी थे, उनका उन्होंने प्रस्ताव खारिज कर दिया, याचना उनकी खारिज कर दी। चूंकि जो ईडब्ल्यूएस का कॉन्सेप्ट आया है वो 2019 में आया है, विज्ञापन सरकार ने कहा कि 2018 में आया है, इसलिए सिंगल बेंच ने इसको खारिज कर दिया। अब जिनके खिलाफ फैसला आया, जो सामान्य वर्ग के लोग गए थे ईडब्ल्यूएस से आरक्षित होने वाले लोग, उनके खिलाफ फैसला आया, तो उन्होंने डबल बेंच में इसको चैलेंज किया। अब डबल बेंच में 17 सितंबर 2024 को इसकी भी सुनवाई होनी है। 37 नंबर पर ये जो है मामला लगा हुआ है ईडब्ल्यूएस का। अब इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, अब ये सारी बातें 17 सितंबर 2024 को पता चलेगा। अब मामला जो जानकार वहां पे जो पक्षकार हैं वो ये बताते हैं कि चूंकि रिविजिट में जो मामला 23 सितंबर को लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, रिविजिट का आरक्षण वाला मामला, जो अभी हाई कोर्ट डबल बेंच से निस्तारित हुआ है लखनऊ की बेंच के द्वारा, वहां पर सरकार ने ये माना है कि जो एटीआरई का विज्ञापन है वो 2020 में आया है, और सिंगल बेंच में सरकार ने कहा कि 2018 में आया है। वास्तविक तौर पे ये विज्ञापन 2018 में आया था। चूंकि रिविजिट का जो फैसला आया है वहां पे डबल बेंच में सरकार ने ये लगाया है कि 2020 में आया है। इसको पात्रता परीक्षा घोषित करने के लिए जो जिला आवंटन की प्रक्रिया है उस समय को इन्होंने बताया है। दोनों मामलों में अंतर नजर आ रहा है, 2018 और 2020। जो पक्षकार हैं ईडब्ल्यूएस के, उनका कहना है कि अगर ये 2020 जो इन्होंने यहाँ दावा किया है आरक्षण वाले मामले पे कि एटीआरई का विज्ञापन 2020 में है, अगर यही हलफनामा, यही सबमिशन ये सिंगल बेंच में कर देते कि एटीआरई का विज्ञापन 2018 की बजाय 2020 में है, चूंकि 2019 में आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू किया गया, तो यहीं पर इनको जो है विजय मिल जाती ईडब्ल्यूएस के पक्षकारों को, और 6,900 सीटों पर इनको आरक्षण का लाभ वहां पर मिल जाता। ये इनका दावा है। चूंकि अभी मामला लंबित है, फाइनल स्थिति क्या होती है, ऐसा पक्षकार कह रहे हैं कि कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया है। सुनवाई के दौरान जो भी बातें वहां पर हुई है, पूर्व की सुनवाई में, चूंकि 17 सितंबर को अभी अगली सुनवाई लगी है, पूर्व की सुनवाई में डिवीजन बेंच में इस मामले का संज्ञान लिया गया कि आपने जो रिविजिट वाला मामला है, जो डबल बेंच से निस्तारित हो गया है हाई कोर्ट से, आरक्षण वाला मामला, वो सरकार ने 2020 माना है और सिंगल बेंच में आपने 2018 माना है। तो एटीआरई का विज्ञापन तो पूरी भर्ती प्रक्रिया में चाहे जहां मुकदमे चलते रहें वहां पे तो एक ही तिथि मानी जाएगी। तो इस मामले पर कोर्ट ने प्रश्न खड़ा किया है। पक्षकार इस बात से उत्साहित नजर आ रहे हैं कि अब मामला शायद इनके पक्ष में बन जाए। अब जो भी हो, जिस प्रकार से हाईकोर्ट डबल बेंच का फैसला आया है रिविजिट वाले मैटर पे, आरक्षण वाले मैटर पे, तो जो आरक्षित हैं उत्साहित नजर आ रहे हैं, वैसा भी उत्साह इनका भी बन रहा है, बनना भी चाहिए। चूंकि समाज के ये भी पिछड़े गरीब लोग हैं, आरक्षण का लाभ इनको भी दिया जाना चाहिए, इनके साथ भी अन्याय न हो, संवैधानिक जो मूलभूत भावना है उनका खिलवाड़ इनके साथ भी ना हो। तो अभी तक का ये मामला है। अब 69,000 शिक्षक भर्ती पर यह संकट की तरह कैसे है, ये हम लोग समझते हैं। जरूरी नहीं है कि संकट बन ही जाए, हो सकता है यहां से मामला खारिज हो जाए,
लेकिन जैसा कि देखा गया है, जो भी मामला सिंगल और डबल बेंच से खारिज हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर जाकर के ही खत्म हुआ है, उससे नीचे खत्म होने की गुंजाइश नहीं है। जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में उनके पक्ष में फैसला आ जाए, क्योंकि सिंगल डबल बेंच से ये हारते हुए वहां अगर पहुंचते हैं तो उतना असर होगा नहीं, उनके पक्ष में आने की संभावना बहुत कम होगी, लेकिन कि चयनितों पर उसका असर तत्काल चला जाता है और वो अपना पक्ष अपनी जो सूची है उसको सुरक्षित करने के लिए एक दो वकील उनको हर बार खड़ा करना पड़ जाता है, जैसे कि बीएड और बीटीसी वाले मामले में हुआ। इनका कोई मामला नहीं था, लेकिन साइड से एक दो वकील इनको वहां पर लगाना पड़ गया कि कहीं ऐसा ना हो जो 69,000 शिक्षक भर्ती है उनमें जो बीएड कार्यरत है उन पे गाज गिर जाए। तो इतना मामला ये बन सकता है। अब हम लोग समझते हैं कि क्या हो सकता है। जैसा कि अन्य सभी मामलों पर रिविजिट का आदेश दिया गया, अगर लगता है तो अगर रिविजिट का आदेश कोर्ट दे देती है डबल बेंच, तो 6,900 सीटों पर ईडब्ल्यूएस का हक बन जाएगा। यही होगा कि इनका भी हक मारा गया था, अब आरक्षितों को पुनः न्याय मिला है। तो अब 69,000 की सीट आए कहां से? जो 69,000 में से ये 6,900 के पद कहां से आएंगे? तो रिविजिट होगा तो फिर वही स्थिति जो ऊहापोह की स्थिति अभी बनी हुई है, एक बार पुनः वैसी स्थिति आ सकती है। यदि ऐसा फैसला कोर्ट नहीं देती है रिविजिट वाले मामले में, कि रिविजिट का आदेश नहीं करती है, हो सकता है याची लाभ दे दे, जो लोग गए हैं पक्षकार उनको लाभ दे दे कि सरकार इनको संतुलित कर दे, इतना हो सकता है। तो उसमें ऐसा पक्षकार कह रहे हैं, उनकी संख्या कितनी है? लगभग 350। हो सकता है ये ज्यादा हो, मुझे जितनी जानकारी मिली है वो इतनी ही है। इसमें कोई आरोप न लगाने लग जाए कि हमारी संख्या इतनी ज्यादा है या कम है। हम लोग केवल एक चर्चा कर रहे हैं, जो भी जानकारी हमको मिल पाई है। बहुत जानकारी इसलिए स्पष्ट नहीं मिल पाती है चूंकि सिंगल और डबल बेंच में सरकार ने सूची देने से मना कर दिया है। कई पक्षकार ऐसा कह रहे हैं कि सरकार दे ही नहीं रही है कोर्ट में। तो जब कोर्ट को सूची नहीं मिल रही है किस प्रकार की सूची है, तो मेरे पास इतनी स्पष्ट जानकारी कहां से आ सकती है? जो छन छन की जानकारी आती है हम लोग उसी पे चर्चा करते हैं। चर्चा करने का है कि हम लोग एक समझने की कोशिश करते हैं, मन की जो शंकाएं हैं, जो जिज्ञासाएं हैं, उनको शांत करने की कोशिश करते हैं आपस में चर्चा करके, कि जिससे जो भी शंकाएं हैं वो मन में थोड़ी सी शांत हो जाए। ये न्यायालय नहीं है, यहाँ का फैसला अंतिम नहीं होगा, मात्र एक चर्चा के लिए रहेगा। तो उनको लाभ दे दे, क्योंकि एक मामला पक्षकारों ने बताया कि 2019-20 मतलब ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट बनना है वो 2019-20 और 20-21 दोनों का सरकार मांग सकती है। यदि सरकार के ऊपर दबाव बना तो वो दोनों का मांग लेगी कि दोनों सत्र में जो ईडब्ल्यूएस के दायरे में होंगे केवल उन्हीं को इसका लाभ दिया जाएगा जिन्होंने सर्टिफिकेट लगाया होगा। तो लगभग ये निकल कर आता है कि लगभग 200 लोग इसमें छट सकते हैं, केवल 150 लोग हो सकते हैं और उनका सरकार सीधे चयन कर सकती है। एक तो ये मामला हो गया। तो यहां से यह है कि अगर ऐसी स्थिति बन जाती है तब चयनितों पर किसी प्रकार का संकट नहीं आएगा, मामला सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा। अगर याचियों को न्याय मिल जाता है तो फिर मामला यहीं से खत्म हो सकता है। अब चयनितों के लिए क्या समस्या है इसमें? अब ये जितनी बातें हैं, अगर ये सब मामला होता है तो निश्चित तौर पे चयनित जहां होते हैं वो हिल जाते हैं, क्योंकि उनको बचाव करना होता है, उनके पास एक संख्या बल है। बचाव का अफसोस उन्हीं को होता है जो सक्षम होते हैं। जो सक्षम कम होते हैं उनको उतना अफसोस नहीं होता है कि मैं बचाव नहीं कर सका। जो सक्षम लोग हैं उनको अफसोस होता है ये सारी जानकारी है, इसलिए हमको इसका बचाव करना चाहिए। अब मामला आता कहाँ से है? जैसे कि कुछ मामले हुए कि जैसे छूट और आरक्षण को लेकर के स्थितियां बिगड़ कहाँ जाती हैं। अब जैसे एक 60-65 के कटाव का मामला जो चल रहा है, इसमें बड़ी चर्चा हो रही है कि आरक्षण अंतिम स्तर पे मिलेगा, पहले स्तर पे मिलेगा। एटीआरई में जो 60-65 का कटाव निश्चित किया गया है वो आरक्षण नहीं है, छूट है। आरक्षण अंतिम स्तर पे मिलेगा और इसी पे बहस सुप्रीम कोर्ट में भी होनी है कि एटीआरई की जो परीक्षा है वो आरक्षण के दायरे में आएगी, कि वहां पे जो भी रिलैक्सेशन मिलेगा वो रिलैक्सेशन है, वो रिजर्वेशन नहीं है। इन सब बातों पे सारा मामला चल रहा है। लेकिन अगर देखा जाए,
अगर एक नैसर्गिक न्याय की बात की जाए, ये सब केवल टेक्निकल इश्यूज है। अगर नैसर्गिक न्याय की बात की जाए, सामान्य तौर पे देखा जाए, तो जो आरक्षित वर्ग हैं, जो कमजोर हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनको कुछ न कुछ न्याय मिलना चाहिए। अब न्याय कैसे मिलेगा? कहीं ना कहीं छूट दे करके ही तो न्याय दिया जाएगा उनको। अब केवल टेक्निकल इश्यूज हैं कि रिलैक्सेशन और जो रिजर्वेशन है उसमें क्या अंतर है, क्या नहीं है। बाकी सामान्य तौर पे अगर 60-65 पे उनको छूट मिल जा रही है तो माना जाएगा कि ये आरक्षण ही है। लेकिन ये व्यवहार पे तो मामला चलना नहीं है। मामला तो चलेगा, जो भी नियम कानून कायदे हैं उन्हीं पे चलना है। उनकी जो व्याख्या होगी स्पष्ट तौर पे उन पे चलना है। अब आरक्षण जैसे विषय पे सुप्रीम कोर्ट निश्चित तौर पे व्याख्या होगी, सुप्रीम कोर्ट में निश्चित तौर पे व्याख्या होगी और जा करके वो मामला सुप्रीम कोर्ट में फाइनल होगा। और ईडब्ल्यूएस भी आरक्षण का मामला है, संवैधानिक दायरे में वो भी आ रहा है, वो भी मूल अधिकार के समान है। तो इसलिए ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है अगर ऐसी स्थितियां बनी या नहीं बनी। और उनका सीधा असर जाएगा, जो भी चयनित लोग हैं, सीधे असर फाइनली अगर तौर पे नहीं भी जाता है तो उनको हर जगह बचाव की मुद्रा में आना पड़ जाता है। इसलिए ईडब्ल्यूएस भी मेरे समझ से अगर इसको पहले से टैकल नहीं किया गया और पहले से इसकी सशक्त पैरवी सरकार के द्वारा या चयनितों के द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो हो सकता है ये भी आने वाले समय में एक संकट के समान बन जाए। अगर फाइनली ये परेशान जो है, फाइनली अगर बहुत डिस्टर्ब नहीं भी करेगा, तो इतना है कि बचाव के लिए ध्यान इस पे देना पड़ेगा। क्योंकि न्याय ऐसा हो कि जो चयनित हुए हैं वो डिस्टर्ब भी ना हो, और जो लोग पीड़ित हैं, जिनको आशा है, जिनको मिलना चाहिए, और जो टेक्निकली मैं कह रहा हूँ, नैसर्गिक की तो कहीं बात ही नहीं हो रही है अब कि नैसर्गिक न्याय क्या हो। अब केवल टेक्निकल इश्यूज पे बात होगी, क्योंकि न्यायालय में बहुत इस बात पे जो है बहुत जोर नहीं दिया जाता है। केवल जो नियमावली है, जो संवैधानिक है, जो कानूनन है, केवल उसी पे बात होनी है। तो इस तरीके से वहाँ भी ये मामला चल सकता है। तो मेरे समझ से एक नए मामले पे जहाँ तक मेरा इशारा बन पाया है, जो मेरी कोशिश रही है कि इस पर भी शायद लोगों को ध्यान देना चाहिए। अब रही बात निर्णय अनिर्णय की, क्या होता है क्या नहीं होता है, वो न्यायालय में होगा। और जरूरी नहीं है कि जो भी फैसला आता है उससे सारे लोग सहमत हो। कहने का उद्देश्य सिर्फ मेरा इतना है, जो मैंने चर्चा की है, जो मैंने तर्क दिए हैं, उससे जरूरी नहीं है कि सारे लोग सहमत ही हो। सबकी राय अलग अलग हो सकती है। मेरी भी ये एक राय है, उससे आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं। लेकिन अगर आप सहमत हैं, असहमत हैं, तो जो भी आपकी सहमति असहमति है आप कमेंट में दर्ज करा सकते हैं, ताकि एक चर्चा का विस्तार हो सके और जो भी चीजें हो वो मेरे संज्ञान में भी आए और जो अन्य लोग हैं वो भी संज्ञान में आए। क्योंकि हमने देखा है तमाम व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं और वहां पर जो पक्षकार हैं, जो लीडर्स हैं, किसी भी वर्ग के, किसी भी, चाहे आरक्षित वर्ग हो, चाहे सामान्य वर्ग हो, चाहे एक अंक का विवाद हो वो हो, चाहे चयनित हो, वो सब सुझाव आमंत्रित करते हैं लोगों से। और कहीं ना कहीं लोग सुझाव बढ़ चढ़ के देते भी हैं। सुझाव सबके पास है। हमने देखा है कि 100-100, 200-200 मैसेज सारे पे चल रहे हैं और उन सब से छान करके कभी कभी अच्छे पॉइंट निकल भी आते हैं। तो यही उद्देश्य मेरा भी है और यही उद्देश्य दूसरा मेरा ये है कि कमेंट में अगर आपका कुछ ना कुछ आएगा तो उससे शायद मुझे भी जो भी सही है, जो भी गलत है, उसको एक समझ विकसित करने में सफलता जरूर मिलेगी। तो हम लोग ईडब्ल्यूएस की अपडेट लेते हैं 17 को जो भी मामला होता है उसके बाद, और रिजर्वेशन वाले मामले पे 23 सितंबर 2024 को हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।